हम लोग पिछले वीडियो में आंकड़ों की चर्चा किए थे। आज हम लोग आंकड़ों के स्रोत क्या है इस विषय पर चर्चा करेंगे। तो देखिए, सांख्यिकीय आंकड़े जो होते हैं दो स्रोतों से प्राप्त किए जा सकते हैं। सांख्यिकीय आंकड़े जो होते हैं वो दो स्रोतों से प्राप्त किए जा सकते हैं। गणनाकार यानी वो व्यक्ति जो आंकड़ा संग्रह करता है वो गणनाकार कहलाता है। तो गणनाकार क्या करता है, जांच पड़ताल या पूछताछ करके आंकड़े जो हैं वो एकत्र करता है, यानी एकत्र कर सकता है। ऐसे आंकड़े प्राथमिक आंकड़े कहे जाते हैं, क्योंकि ये प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त की गई जानकारी पर आधारित होते हैं। मान लें कि आप विद्यालयी बच्चों के बीच किसी फिल्मी सितारों की लोकप्रियता की जानकारी लेना चाहते हैं। तो इस संबंध में जो आपको वांछित जानकारी लेने के लिए आपको आपको काफ़ी बड़ी संख्या में विद्यालय के छात्रों से प्रश्न के माध्यम से पूछताछ करनी होगी। आप क्या करना चाहते हैं कि विद्यालयी बच्चों के बीच किसी फिल्मी सितारों की लोकप्रियता की जानकारी लेना चाहते हैं। इस संबंध में वांछित जानकारी लेने के लिए आपको काफ़ी बड़ी संख्या में विद्यालय के छात्रों से प्रश्नों के माध्यम से पूछताछ करनी होगी। इस विधि से आप जो आंकड़े प्राप्त करते हैं वह प्राथमिक आंकड़ों का एक उदाहरण है। यदि किसी दूसरी संस्था द्वारा इन आंकड़ों को संग्रहित करता है एवं संशोधित किया जाता है तो उन्हें द्वितीयक आंकड़े कहते हैं। इन आंकड़ों को या तो प्रकाशित स्रोतों से, जैसे कि सरकारी रिपोर्ट, दस्तावेज, समाचार पत्र, अर्थशास्त्रियों द्वारा लिखित पुस्तकें या किसी अन्य स्रोतों से प्राप्त किया जा सकता है, जैसे कि वेबसाइट। तो अन्य स्रोतों से जो आंकड़े प्राप्त होते हैं, अतः ये आंकड़े उन स्रोतों के लिए जो स्रोत जो किसी ने तैयार किया है वो प्राथमिक है तथा उन्हें पहली बार संग्रहित और संसाधित करते हैं तो वो प्राथमिक है। जो उसको संग्रहित कर रहा है, संसाधित कर रहा है, वो प्राथमिक है तथा बाद में प्रयोग करने वाले सभी स्रोतों के लिए ये द्वितीयक होंगे। जो पहली बार आंकड़ों को संग्रहित करता है वो प्राथमिक होता है, किंतु बाद में अगर उन्हीं आंकड़ों को कोई अन्य स्रोत या कोई अन्य उसका प्रयोग करता है तो वो फिर द्वितीयक बन जाता है। द्वितीयक आंकड़ों के उपयोग से समय एवं धन की बचत होती है, क्योंकि इसमें आंकड़े इकट्ठा करने में या उस पर किसी प्रकार खर्च नहीं होता है, क्योंकि इसमें बने बनाए आंकड़े प्राप्त होते हैं। इसलिए द्वितीयक आंकड़ों के प्रयोग से समय एवं धन की बचत होती है। उदाहरण के लिए मान लें छात्रों में किसी सिनेमा कलाकार की लोकप्रियता के बारे में आंकड़ों को एकत्र करने के पश्चात आप एक रिपोर्ट प्रकाशित करते हैं। यदि आपके द्वारा संग्रह किए गए आंकड़ों का उपयोग कोई इसी तरह के किसी अध्ययन के लिए करता है, मान के आपने जो आंकड़ा तैयार किया और वो इसी तरह का कोई अध्ययन के लिए उसको यूज़ करेगा, उसका उपयोग करेगा, तो उसके लिए यह द्वितीयक आंकड़े हो जाते हैं। तो अभी जो हमने चर्चा किए वो तो थे आंकड़ों के प्रकार का, कि वो आंकड़े या फिर कह सकते हैं आंकड़ों के स्रोत क्या, हम आंकड़े कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। अब विचार करेंगे कि हम आंकड़े कैसे संग्रहित करते हैं, उसको कलेक्शन कैसे करते हैं, संग्रह कैसे करते हैं, आइए समझते हैं। क्या आप जानते हैं कि कोई विनिर्माता अपने किसी उत्पाद के संबंध में या कोई राजनीतिक पार्टी अपने किसी उम्मीदवार के विषय में कैसे निर्णय करती है? वे उत्पाद विशेष, अगर विनिर्माता की बात करेंगे तो वे उत्पाद विशेष या उम्मीदवार विशेष के बारे में जन समुदाय से प्रश्नों के माध्यम से सर्वेक्षण करते हैं।
इन सर्वेक्षण का उद्देश्य कुछ विशेषताओं, जैसे कि अगर वस्तु की बात करते हैं विनिर्माण में, तो कीमत, गुणवत्ता, उपयोगिता, ये उत्पाद के संबंध में इन विशेषताओं का सर्वेक्षण करता है। और यदि बात करेंगे उम्मीदवार में, तो उसकी लोकप्रियता, ईमानदारी, निष्ठा, इनके बारे में जानकारी एकत्र करना होता है। सर्वेक्षण का उद्देश्य होता है आंकड़ों को संग्रहित करना होता है। सर्वेक्षण का उद्देश्य क्या है? आंकड़ों को संग्रहित करना होता है। सर्वेक्षण वह विधि है जिसके द्वारा विभिन्न व्यक्तियों से सूचना एकत्र की जाती है। सर्वेक्षण को हम लोग एक विधि कह सकते हैं। तो सर्वेक्षण एक विधि है, वो विधि है जिसके द्वारा विभिन्न व्यक्तियों से सूचना एकत्र की जाती है। अब बात करेंगे सर्वेक्षण के साधनों की तैयारी कैसे की जाती है। तो देखिए, सर्वेक्षणों में उपयोग किया जाने वाला सर्वाधिक प्रचलित साधन प्रश्नावली या साक्षात्कार अनुसूची है। सर्वेक्षण में उपयोग किया जाने वाला सर्वाधिक जो प्रचलित साधन है वो प्रश्नावली या साक्षात्कार प्रश्न सूची है। प्रश्नावली या तो स्वयं उत्तरदाता द्वारा भरी जाती है या फिर शोधकर्ता, गणनाकार द्वारा अथवा प्रशिक्षित जांचकर्ता द्वारा भरी जाती है। प्रश्नावली या साक्षात्कार अनुसूची तैयार करने में आपको निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। देखिए क्या करना है। प्रश्नावली बहुत लंबी नहीं होनी चाहिए। जहाँ तक संभव हो सके प्रश्नों की संख्या कम से कम होनी चाहिए। लंबी प्रश्नावली उत्तरदाताओं को हतोत्साहित करती है, उसके हौसला को गिराने लगता है। इसलिए लंबी प्रश्नावली नहीं होनी चाहिए। प्रश्नावली समझने में आसान होनी चाहिए, ऐसी भी होनी चाहिए। अस्पष्ट या कठिन शब्दों से बचना चाहिए। प्रश्न ऐसे क्रम में व्यवस्थित किए जाने चाहिए कि उत्तर देने वाला व्यक्ति आराम से उत्तर दे सके। प्रश्नावली सामान्यतः प्रश्नों से, मतलब सामान्य प्रश्नों से, जो प्रश्नावली स्टार्ट होगा वो सामान्य प्रश्नों से आरंभ होकर विशिष्ट प्रश्नों की ओर बढ़नी चाहिए। प्रश्नावली की शुरुआत सामान्य प्रश्नों के साथ होनी चाहिए और विशिष्ट प्रश्न क्रमशः बाद में दिए जाने चाहिए। इससे उत्तरदाता निश्चिंत हो जाता है। उदाहरणार्थ के लिए देखिए, उदाहरण के तो समझना चाहेंगे कि गलत प्रश्न की बात करेंगे। क्या बिजली के प्रभाव में क्या बिजली के प्रभार में वृद्धि को उचित ठहराया जा सकता है? यहाँ बोलना चाह रहा है कि क्या बिजली के प्रभार में वृद्धि को उचित ठहराया जा सकता है। दूसरा है, क्या आपके क्षेत्र में बिजली की पूर्ति नियमित रहती है? तो यहाँ इसका सही प्रश्न इस प्रकार होगा, क्या आपके क्षेत्र में बिजली की पूर्ति नियमित रहती है? उसके बाद ये होना चाहिए, क्या बिजली के प्रभार में वृद्धि को उचित ठहराया जा सकता है? तो एक क्रम का सही होना जरूरी होता है जब प्रश्न हो। मतलब एक सबसे पहले क्या होना चाहिए? सबसे पहले प्रश्न होना चाहिए सामान्य प्रश्न से, उसके बाद धीरे धीरे विशिष्ट प्रश्न होना चाहिए। इसलिए यहाँ पर जो प्रश्न पूछा था इसके विशिष्टता के आधार पर देखा जाए क्रम के हिसाब से, तो ये सही नहीं है। पहले ये होना चाहिए था ख, फिर क। प्रश्न यथातथ्य एवं स्पष्ट होने चाहिए। प्रश्न जो है वो जितने स्पष्ट होंगे उतने अच्छे होने चाहिए। उदाहरण के लिए देखिए, सबसे पहले गलत प्रश्न से विचार करते हैं। आप आकर्षक दिखने के लिए अपनी आय का कितना प्रतिशत भाग कपड़ों पर खर्च करते हैं? देखिए ये भी प्रश्न है, किंतु ये यथातथ्य या स्पष्ट रूप वाला तो नहीं है। सही क्या होगा वो देखिए, आप अपनी आय का कितना प्रतिशत भाग कपड़ों पर खर्च करते हैं। देखिए वैसा ही प्रश्न है, मगर इसको पूरा सिंपल करके बता दिया, स्पष्ट हो रहा है। किंतु ऊपर के जो प्रश्न है उसमें
अस्पष्टता मतलब सिंपल में नहीं है। यहाँ देखिए लिखा है, आप आकर्षक दिखने के लिए अपनी आय का कितना प्रतिशत भाग कपड़ों पर खर्च करते हैं। यही चीज़ तो आसान शब्दों में ऐसे भी तो पूछा जा सकता था कि आप अपनी आय का कितना प्रतिशत भाग कपड़ों में खर्च करते हैं। आगे देखिए, प्रश्न अनेकार्थक या अस्पष्ट नहीं होने चाहिए। ऐसे प्रश्न ना हो जो अनेक अर्थ वाले हो या अस्पष्ट होने वाले हो। प्रश्न ऐसे हो ताकि उत्तरदाता शीघ्र, सही एवं स्पष्ट उत्तर देने में सक्षम रहे। उदाहरणार्थ देखिए, उदाहरण के तौर पर पहले हम लोग गलत प्रश्न स्टार्ट करते हैं। क्या आप प्रतिमाह पुस्तकों पर बहुत पैसे खर्च करते हैं? तो इसका सही प्रश्न इस प्रकार होगा, सही विकल्प पर सही का निशान लगाएं। जैसे कि आप प्रतिमाह पुस्तकों पर कितना खर्च करते हैं। अब जिसका जो है वो अपना सही निशान लगाएगा, तो ये एक सही तरीका हुआ। जैसे कि क में 200 से रुपये से कम, 200 से 300 रुपये के बीच में, 300 से 400 रुपये के बीच में, 400 से अधिक जो खर्च कर रहे हैं, तो ये थोड़ा बेहतर हो गया। प्रश्न दोहरी नकारात्मक वाले नहीं होने चाहिए। ठीक है, प्रश्न जो है दोहरी नकारात्मकता वाले नहीं होने चाहिए। प्रश्नों को क्या आप नहीं प्रश्न को क्या आप नहीं से शुरू नहीं करना चाहिए, क्योंकि इनसे पूर्वाग्रह ग्रस्त उत्तर मिलने की संभावना हो सकती है। मतलब इसमें वो एक सटीक या एक जो प्रश्न हमें जवाब मिलना चाहिए उस तरह से हमें नहीं मिल सकता है। इससे क्या होता है कि पूर्वाग्रह ग्रस्त उत्तर मिलने का चांस रहता है। जैसे कि इस प्रकार, क्या आप ऐसा नहीं सोचते हैं कि धूम्रपान को निषिद्ध किया जाना चाहिए? देखिए, क्या आप ऐसा नहीं, तो देखिए इस तरह का प्रश्न नहीं करना चाहिए। इससे क्या होता है, देखिए पूर्वाग्रस्त प्रश्न ग्रस्त उत्तर आने का चांस रहता है। तो सही प्रश्न क्या होगा इसी चीज़ को पूछने का? ऐसे होगा, क्या आप सोचते हैं कि धूम्रपान को निषिद्ध किया जाना चाहिए? ये होना चाहिए। प्रश्न में संकेतक प्रश्न नहीं होने चाहिए, जिससे उत्तरदाता को जवाब देने के लिए सूत्र मिले। उदाहरणार्थ के लिए, पहले गलत प्रश्न, क्या आप इस उच्च कोटि की चाय के स्वाद को पसंद करते हैं? तो यहाँ पर देखिए संकेत वाला प्रश्न यहाँ आ चुका है, ये सही नहीं है। तो यहाँ पर इस तरह का सही प्रश्न होना चाहिए, आपको इस चाय का स्वाद कैसा लगा? प्रश्न से उत्तर के विकल्प का संकेत नहीं मिलना चाहिए। देखिए, प्रश्न से उत्तर के विकल्प का संकेत नहीं मिलना चाहिए। उदाहरण के तौर पर देखिए, पहले गलत प्रश्न पर विचार करेंगे, क्या आप कॉलेज के बाद नौकरी करना चाहोगी या गृहिणी बनना चाहोगी? तो देखिए यहाँ पर प्रश्न में विकल्प आने लगा है, तो विकल्प का संकेत नहीं होने चाहिए। तो सही प्रश्न होगा, आप कॉलेज के बाद क्या करना चाहोगी? यहाँ विकल्प नहीं देना है, आप सिर्फ प्रश्न करना है, क्या आप कॉलेज के बाद क्या करना चाहोगे, मतलब आप जो है कॉलेज के बाद क्या करना चाहोगे। तो प्रश्नावली में परम्योत्तर यानी कि संरचित प्रश्न या मुक्तोत्तर प्रश्न हो सकते हैं। उपरोक्त प्रश्न कि एक विद्यार्थी कॉलेज के बाद क्या करना चाहता है, एक मुक्त उत्तर प्रश्न है। संरचित प्रश्न या असंरचित प्रश्न या तो द्विविध प्रश्न हो सकते हैं या फिर बहुविकल्पी प्रश्न हो सकते हैं। जब किसी प्रश्न के उत्तर में हाँ या नहीं के मात्र दो ही विकल्प होते हैं तो इसे द्विविध प्रश्न कहते हैं। जब प्रश्नावली के अंतर्गत दो से अधिक उत्तरों के विकल्प होते हैं वहाँ बहुविकल्पी प्रश्न अधिक उपयुक्त होते हैं। देखिए उदाहरण के तौर पर प्रश्न है, आपने अपनी ज़मीन क्यों बेच दी? देखिए इसमें कई सारे उत्तर के विकल्प हो सकते हैं, जैसे कि कर्ज चुकाने के लिए हो सकता है, बच्चों की शिक्षा हेतु धन की व्यवस्था के लिए हो सकता है,
किसी अन्य संपत्ति में निवेश हेतु हो सकता है, कोई अन्य कारण हो सकता है। तो वही चीज़ पता है कि जब प्रश्नावली के अंतर्गत 2 से अधिक उत्तरों के विकल्प होते हैं तो वो बहुविकल्पी प्रश्न अधिक उपयुक्त होते हैं। मतलब ऐसे प्रश्न जहाँ पर जो उत्तर में कई सारे विकल्प होंगे तो उसमें कई सारे विकल्प के साथ अगर उत्तर होता है तो वो ज़्यादा उपयुक्त होता है। मुक्तोत्तर प्रश्न विशेषण की दृष्टि से उपयोग, स्कोर तथा कोड के लिए आसान होते हैं, क्योंकि उत्तरदाताओं को दिए गए विकल्पों में से उत्तर चुनना होता है, लेकिन इनके उपयुक्त विकल्प लिखने में कठिनाई भी होती है। इन विकल्पों को स्पष्ट तौर से लिखा जाना चाहिए ताकि मुद्दे के दोनों पहलुओं का प्रतिनिधित्व हो सके। यहाँ पर एक संभावना यह भी रहती है कि व्यक्ति विशेष का सही उत्तर दिए गए विकल्पों में से कोई भी ना हो, ये भी हो सकता है। इसके लिए कोई अन्य का विकल्प दिया जाना चाहिए जहां उत्तरदाता अपना वह उत्तर लिख सके जिसकी अपेक्षा शोधकर्ता या सर्वेक्षक को भी नहीं होती। इसके अलावा बहुविकल्पी प्रश्नों की एक अन्य सीमा यह भी है कि इसमें उत्तरदाता को अनेक विकल्प उत्तर देकर प्रतिबंधित कर दिया जाता है, अन्यथा उत्तरदाता इन विकल्पों से भिन्न उत्तर भी दे सकता था। इसलिए ऐसे विकल्प देके उन्हें प्रतिबंधित कर दिया जाना चाहिए। मुक्तोत्तर प्रश्न के अंतर्गत व्यक्ति को उत्तर देने की अधिक व्यक्तिगत छूट रहती है, लेकिन इनकी सही व्याख्या करने में कठिनाई होती है तथा इन्हें स्कोर करने में मुश्किल होती है, क्योंकि उत्तरों में काफ़ी विभिन्नता होती है। उदाहरणार्थ के लिए बात करेंगे, प्रश्न है वैश्वीकरण के विषय में आपके क्या विचार हो सकते हैं। तो देखिए, इसमें कई सारे प्रश्न इसके अंदर व्यक्तिगत आ सकते हैं और उनको सही व्याख्या करने में कठिनाई भी होगी और उन्हें स्कोर करने में भी मुश्किल होगा, क्योंकि ऐसे प्रश्न में व्यक्ति को उत्तर देने में अधिक छूट अगर मिलता है तो वो अपने व्यक्तिगत से बहुत सारे प्रश्न मतलब उत्तर जवाब दे सकते हैं और उत्तर में काफ़ी भिन्नता हो सकती है। मतलब अलग अलग लोगों की अलग अलग इसमें उत्तर हो सकते हैं। तो वही चीज़ यहाँ बोलना चाह रहा है कि मुक्तोत्तर प्रश्न के अंतर्गत व्यक्तियों को उत्तर देने की अधिक व्यक्तिगत छूट रहती है, लेकिन इनकी सही व्याख्या करने में कठिनाई होती है तथा उन्हें स्कोर करने में मुश्किल होती है, क्योंकि उत्तरों में काफ़ी भिन्नता होती है इसलिए।